ये हैं मोहन शुक्ला, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके एक छोटे से घर में इनकी 2 बेटी और एक वाइफ थी। इनकी एक नॉर्मल सी जॉब लगी हुई थी, जहाँ पर ये महीने के 17,000 रुपये कमा रहे थे। मोहन को अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी, पर एक इच्छा थी कि कभी ना कभी तो वो अपनी लाइफ ऐशो आराम से जिए। एक दिन उन्होंने अपने कलीग को नोटिस किया कि आज वो बहुत खुश नज़र आ रहा है। मोहन उसके पास गए और उससे रीज़न पूछा। पूछने पर उसने बताया कि कल रात एक बैटिंग ऐप से उसने 1 लाख रुपए जीते हैं। अब जैसे ही मोहन के कानों में ये 1 लाख का नंबर पड़ा तो वो एकदम शॉक्ड हो गए। उन्होंने उससे पूछा, अरे ये तो कमाल है, कौन सा प्लेटफॉर्म था ये? तो उसने मोहन को उस प्लेटफॉर्म का नाम बताया और साथ में उसने मोहन को ये भी कहा कि मोहन देखो, ये एक बैटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर इसको तुम यूज़ करने का सोच रहे हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसकी आदत मत डाल लेना। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे क्या लेना इस प्लेटफॉर्म से। मोहन ने ऐसा कह तो दिया, बट पूरे दिन उसके माइंड में ये बैटिंग प्लेटफॉर्म ही चल रहा था। अब रात को सोते टाइम वो ये सोचने लगे कि यार एक बार ट्राई करके ही देखता हूँ, क्या पता मेरी भी किस्मत खुल जाए। फिर अगले दिन ऑफिस से आने के बाद वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गए और प्रोसेस जानने लगे कि ये कैसे की जाती है बैटिंग। स्टार्टिंग प्राइस वहाँ पर 5,000 रुपये का था। अगर उनका 5,000 रुपये लगाकर नंबर निकल जाता है तो इसके बदले में उनको पूरे 50,000 मिलेंगे। बट अगर नंबर नहीं आता तो वो 5,000 भी गवा देंगे। उस प्लेटफॉर्म पर यह साफ लिखा था कि आपके यहाँ पर जीतने के चांसेस 100 में से 1% ही हैं। अगर आपका लग अच्छा है तो ही आप जीतोगे। मोहन ने रिस्क उठाया और 5,000 रुपये लगा दिए और शॉकिंगली पहली बार में उनका नंबर लग गया। वो 5,000 से पहली ही बार में 50,000 रुपये बना चुके थे। यहाँ पर तो उनकी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा। मोहन ने जल्दी से वो पैसे विड्रॉ किए और पहुँच गए अपनी इच्छाएं पूरी करने। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के लिए कई नए नए कपड़े खरीदे एंड कुछ पैसा उन्होंने खाने पीने एंड इधर उधर की चीज़ों में खर्च कर दिया। देन आखिर में जाकर अब उनके पास फिर से 5,000 रुपये बचे। तो उनके माइंड में फिर से ही आया कि यार एक और ट्राई मारता हूँ। वैसे भी ये 5,000 रुपये इसी के नाम के तो थे। अगले दिन मोहन ऑफिस से आए और फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गए। उन्होंने बैटिंग की और जीतने का इंतज़ार करने लगे, पर सैडली उनका इस बार नंबर नहीं लग पाया। लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि वो बहुत ही क्लोज आकर हारे हैं। तो ये बात अगले दिन ऑफिस के अंदर पूरा दिन उनके माइंड में चलती रही। वो यही सोचते रहे कि काश थोड़ा सा और ज़्यादा नंबर आ जाता तो जीत ही जाता मैं तो। इसी सोच के चलते उनका मन एक और बार खेलने को हुआ। लास्ट टाइम इतने छोटे मार्जिन से हारा था, क्या पता आज वो भी मार्जिन खत्म हो जाए। वो ऑफिस से घर आते हुए एटीएम गए और अपनी बचत से 10,000 रुपये निकाल लाए। देन रात को वो एक बार फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गए। इस बार उन्होंने 5 नहीं पूरे 10,000 ही लगा दिए, पर सैडली वो इस बार भी हार गए। अब उनका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वो ये सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी रकम कैसे लगा दी मैंने, अब इनको वापस कैसे लाऊं। फिर अगले दिन वो अपने बॉस के पास गए और उनसे उन्होंने अपनी वाइफ बीमार है बोलकर 10,000 रुपये उधार ले लिए। देन घर आकर उन्होंने ये भी पैसे उसमें लगा दिए एंड गेस व्हाट, वो फिर से हार गए। मोहन अब बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि इस महीने अब उनको सैलरी में 17 नहीं बल्कि 7,000 ही मिलने वाले थे और इतने खर्चों में 7,000 रुपये महीने भर चलाना नामुमकिन था उनके लिए। मोहन फिर अगले दिन बैंक में गए और 20,000 रुपये का लोन उठा लाए। उनको प्रॉफिट की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, बस उनके दिमाग में ये था कि कैसे भी करके मेरे खुद के पैसे वापस आ जाए। तो रात को उन्होंने फिर से लैपटॉप उठाया और लगा दिए 20,000 रुपये। एंड होना क्या था, हर बार की तरह वो इस बार भी हार गए। उन्होंने खुद को एक ऐसे ट्रैप में फंसा लिया जहाँ से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब 1 मिनट के लिए मोहन की जगह पर ज़रा खुद को रख कर देखो, महसूस करके देखो कि मोहन की जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते। हो सकता है कुछ लोग इससे अब शायद ये कहें कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं होता तो उस बैटिंग ऐप को खेलता ही नहीं। पर एक्चुअल में सच्चाई क्या है वो आपको इस डेटा में पता चलेगी। अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक 61 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो फैंटेसी गेम्स या फिर बैटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं और 65% इसमें वो लोग हैं जो छोटे कस्बों से आते हैं। अब इतनी बड़ी परसेंटेज वाले लोग हमसे अलग तो नहीं हैं। ये लोग भी वही हैं जो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर सिर्फ ट्राई करने के लिए आते हैं और ट्राई करते करते ही वो कब इसके एडिक्ट हो जाते हैं उनको खुद ही पता नहीं चलता। एंड सबसे सैड बात तो ये है कि इन सब चीज़ों को प्रमोट करने वाले हमारे वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें इंस्पिरेशन समझते हैं हम अपनी। और मिडिल क्लास के लिए यहाँ सिर्फ बैटिंग ऐप्स की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें एक मिडिल क्लास का इंसान खुद को बांध के रख लेता है, फिर चाहे वो सब जानबूझ के करे या अनजाने में कर जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने आज की इस वीडियो को एंड तक देखा तो अपने अपर क्लास में ना पहुँच पाने की आपको बहुत सी ऐसी वजह पता चलेंगी जिन पर खुद शॉक्ड हो जाओगे आपको एक्चुअल में ये पता चल पाएगा कि क्यों आप इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी खुद को सेम ही जगह पर देखते आ रहे हो
हो सकता है आज की वीडियो आपको खुद को जानने का एक नज़रिया दे दे, इसलिए इस वीडियो को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। वाई मिडिल क्लास पीपल आर नॉट गेटिंग रिच। एक मिडिल क्लास का होने की वजह से कई बार हमारे दिमाग में यह आता है कि यार ठीक है, हम मिडिल क्लास तो हैं, लेकिन क्या इससे ऊपर उठकर हम कभी अमीर भी बन पाएंगे? ये सवाल एक मिडिल क्लास इंसान के माइंड में आना एक बिल्कुल आम बात है। पर असली सवाल तो ये भी है कि क्या आप एक मिडिल क्लास भी हो, या बाकियों की तरह आपने भी अपने आप से बस ये मान रखा है। इंडिया के अंदर 50% लोग अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा तो यहाँ पर कुछ और ही बता रहा है। CASI की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। अपर क्लास में सिर्फ 1% और बाकी सारे में या तो लोअर क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। अब ये पता करने के लिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, या आप इससे पता कर सकते हो। अगर आपकी सालाना इनकम 10,000 से 1.25 लाख के बीच में है, 1.25 लाख यानी कि 1,25,000, तो आप पुअर की कैटेगरी में आते हो। अगर आपकी इनकम 1.25 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आप लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हो। अगर आप साल का 5 लाख से 30 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप मिडिल क्लास में आओगे। और अगर आपकी एनुअल इनकम 30 लाख से ऊपर जा रही है तो आप मान सकते हो कि आप रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब देखो मेन दिक्कत यहाँ पर क्या है। ये जो 50% लोग हैं ये अपने आप को मिडिल क्लास अपनी सैलरी के बेस पर मानते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी फैमिली में और कितने मेंबर्स हैं जो सिर्फ उनके भरोसे जी रहे हैं। एंड गेस व्हाट, यहीं पर मेन दिक्कत आती है। कई मिडिल क्लास फैमिली में आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको कमाने वाला सिर्फ एक ही इंसान मिलेगा और उसी इंसान पर पूरा का पूरा घर डिपेंडेंट होगा। और वहीं एक और इंसान जो खुद को गरीब मानता होगा, वो खुद तो काम करके 15 से 20 हज़ार कमाता ही है और साथ में उसका बेटा भी किसी फैक्ट्री या कारखाने में लगकर 15 से 20 हज़ार कमा लेता है। बेटी घर के अंदर ट्यूशन खोलकर 5 से 10 हज़ार रुपये कमा लेती है और यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी दूसरों के घर में काम कर 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लेती है। अब अपनी और इनकी इनकम को अगर आप फैमिली के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में ये लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। शायद ये बात आपको अजीब लग रही होगी पर यही सच है। घर में सिर्फ एक इंसान को सारी जिम्मेदारी दे देना एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप चाहो तो अपनी इनकम और फैमिली के हिसाब से खुद भी कैलकुलेशन लगा सकते हो। सकता है आपके फैमिली मेम्बर कम हो और आपकी इनकम ज़्यादा हो, या हो सकता है कि आपकी इनकम तो ठीक हो पर कैलकुलेट करने पर गली के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ गोलगप्पे वाला भी आपसे ज़्यादा अमीर निकले। ईजिली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। मिडिल क्लास में ये सबसे ज़्यादा देखने मिलता है कि उनका अपना खुद का कोई विजन ही नहीं होता। वो जिस भी इंसान को जल्दी ग्रो होता हुआ देखते हैं तो उसे देखते ही वो खुद भी ये मन बना लेते हैं कि मैं भी यही काम करूँगा। आपने देखा होगा अगर उनको कोई सजेशन भी दे दे और बस ये बोल दे कि यार इस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है, तो कुछ लोग तो इन्फ्लुएंस होकर अपना चलता हुआ काम भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनती है, क्योंकि अपर क्लास के लोग ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं खुद को और अमीर बनाने के लिए। वो आपको कई तरह के ऑफर्स, कई स्कीम्स, कोर्सेज, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएंगे ताकि इनसे इन्फ्लुएंस होकर आप उनका फ़ायदा कर सको। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका यही है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए बनी है और क्या नहीं। कोई इंसान अगर किसी फील्ड में जल्दी कामयाब हो गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका लक अच्छा हो सकता है उसने इससे पहले हज़ारों फेलियर्स को झेला हो। चीज़ों को सिर्फ फ़ायदे के पर्पज़ से देखने के बजाय अगर आप न्यूट्रल होकर देखोगे तब आप जान पाओगे कि जो फल आपको ऊपर से मीठा लगता है उसके अंदर कितने बैक्टीरिया हैं। नॉट मैनेजिंग फाइनेंस। अभी 2 महीने पहले मैं एक शादी अटेंड करने गया था और वहाँ का फंक्शन देख के मैं शॉक्ड रह गया। उन्होंने अपने एरिया का सबसे महंगा पैलेस कराया हुआ था और खाने पीने के तो उस जगह पर कई डिफरेंट आइटम्स थे। मैं शॉक्ड इसलिए हो गया क्योंकि लड़के के जो पापा हैं वो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ वो फाइनेंशियली भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। फिर दूल्हे का भाई जो मेरा दोस्त है उसने मुझे बताया कि इन सारी तैयारियों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आई है, जिसमें 10 लाख रुपए तो उनकी खुद की कमाई थी जो वो 6 साल से जमा कर रहे थे और बाकी 10 लाख रुपए उन्होंने ब्याज पर उठाए थे। लिटरली आप इमेजिन करके देखो, पिछले 6 सालों से पैसा जमा किया जा रहा है इस एक दिन में खर्च करने के लिए। और रीज़न जानकर तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। इतना खर्चा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कुछ गेस्ट उनके ऐसे हैं जो काफ़ी अमीर घराने से थे एंड उन लोगों को वो किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने देना चाहते थे और आसपास के पड़ोसियों को वो ये भी दिखाना चाहते थे कि उनका भी हाई स्टेटस है। लेकिन बावजूद इस सब के कुछ लोगों ने उस फंक्शन में कई कमियां निकाल दी। अब गौर करना, ये हाल सिर्फ उनका ही नहीं है बल्कि कई मिडिल क्लास के लोगों का है और ना जाने कितने ही लोग खुद का स्टेटस बचाने के लिए लोन या ब्याज तक से पैसे उठा लेते हैं और फिर सालों तक फंस जाते हैं।
अब देखो, शादी एक ऐसी चीज़ है जो दो अलग अलग परिवारों को एक करती है, और ऐसे में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनको किसी भी तरह के इस खास मौके पर कोई कमी महसूस हो। सो ऐसे फंक्शंस अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ कर रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बट बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के एंड टाइम पर कर्जा उठाकर शादी करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए देखो, डिसीजन तो आपका है, पर मेरा ओपिनियन इस पर यह है कि जो भी आपका स्टेटस एक्चुअल में है उसको ध्यान में रखकर या उस हिसाब से अगर आप शादी करोगे तब आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मिडिल क्लास लैक द बिजनेस माइंडसेट। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लगभग हर मिडिल क्लास माँ बाप का सपना बेटियां या बेटे उनके बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। फिर कॉलेज के अंदर भी वो 3-4 साल जमकर मेहनत करें ताकि एक हाई सैलरी वाली उन्हें जॉब मिल सके। और जब वो 40-50 हज़ार की जॉब पर लग जाएंगे तो उनका और उनके बच्चों का तो करियर ही सेट हो जाएगा। अब देखो, एक बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसी सोच रखते हैं तो ऐसा सोचने पर हम उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि एक ऐसा ट्रेडिशनल तरीका है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पेरेंट्स ने भी यही फॉलो किया होगा। बट अगर आप दुनिया के सभी कामयाब लोगों की एक लिस्ट बनाने बैठोगे, नॉट ओनली बिजनेसमैन बट ऑल्सो यूट्यूबर्स, तो 90% उसमें आपको कॉलेज ड्रॉप आउट्स मिलेंगे। जॉब करने वाले आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हों। अब देखो, इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि जॉब करना एक बेकार डिसीजन है और आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। कई लोगों का खुद को एक पोजीशन पर देखना बचपन का सपना होता है, जैसे कोई ऑफिसर बनना, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना, डॉक्टर बनना, मैनेजर बनना, आर्किटेक्चर बनना एंड और भी बहुत कुछ। तो इसके लिए तो उनको मन लगाकर ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। बट अगर किसी का मेन गोल सिर्फ पैसे कमाने का है तो आपको समझना होगा कि जॉब के अलावा भी पैसे कमाने के अनलिमिटेड तरीके हैं, जिसमें सबसे ऊपर एक खुद का बिजनेस ही है। ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। इंडिया के अंदर हाईली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर लिमिटेड सीट्स पर भी अप्लाई करने वाले लाखों लोग आपको मिल जाएंगे। मतलब कि ये एक ऐसी रेस है जहाँ पर आपको पता है कि आपके जीतने का चांस 1% से भी कम है, बट फिर भी आप भाग रहे हो क्योंकि दूसरे लोग भी भाग रहे हैं। एंड अगेन, अपर क्लास के लोगों के लिए आप एक और रास्ता खोल देते हो आपके थ्रू और अमीर बनने का। इंडिया के अंदर कोचिंग इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू अराउंड 58,000 करोड़ है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि साल 2028 तक ये बढ़कर 1,33,995 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इनमें से 50% स्टूडेंट्स इनमें इतना पैसा खपाने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। पर देखो, इसमें स्टूडेंट्स भी क्या करें, उनके ऊपर शुरू से ही उनके पेरेंट्स, सोसाइटी और रिलेटिव्स का इतना प्रेशर होता है कि वो मजबूर हो जाते हैं। और पेरेंट्स भी इस इच्छा में कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चे से मिस ना हो जाए, वो लाखों का लोन तक उठाकर लगा देते हैं। अब अगेन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं कोई एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा। अच्छी एजुकेशन पर आप पैसा लगाओ और आपको लगाना भी चाहिए, बट वो एजुकेशन जो आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देने वाली, उस पर अपनी लाखों की कमाई या लोन उठाकर लगा देना आपको एक ट्रैप में फंसा सकता है। तो दोस्तों, यही थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे एक मिडिल क्लास वाला इंसान और नीचे जाता जा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो बाकी लोग इन बातों से अवेयर नहीं हैं उनको भी ये पता चले।